पिछले भाग में आप सबने सुना कि निक्की के लिए आया हुआ रिश्ता कैसे टूट जाता है। दूसरी तरफ राहुल छोटी से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। छोटी राहुल को अपने परिवार की और अपनी बहन की सारी सच्चाई बता देती है। राहुल भी अपने मम्मी पापा से यह बातें बता देता है। राहुल की मम्मी तो मान जाती है, पर पापा का क्या फैसला होगा, जानेंगे आज के भाग में। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। राहुल अपने मम्मी पापा जी का निर्णय जानने के लिए बेचैन है। अब आगे। माँ, आपने पापा जी से बात की थी? राहुल की बात सुनकर उसकी माँ पल भर के लिए खामोश हो गई। पापा जी ने क्या कहा माँ? कहीं उन्होंने मना तो नहीं कर दिया? राहुल ने चिंतित होकर कहा। तो क्या अगर पापा जी मना कर देंगे तो उस लड़की से शादी नहीं करेगा? अपनी माँ का सवाल सुनकर राहुल थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अपनी माँ की बात का जवाब क्यों नहीं देते बरखुरदार, जरा हम भी तो सुने। राहुल के पापा जी ने कहा। शायद उन्होंने उन दोनों माँ बेटे की बात सुन ली थी। अपने पिता की बात सुनकर राहुल खामोश हो गया। इस तरह चुप देखकर उसकी माँ ने कहा, बताते क्यों नहीं हो बेटा? अगर हमने इस रिश्ते से मना कर दिया तो तुम हमारा कहा मान लोगे? अगर आप लोग इस रिश्ते को अपनी मंजूरी नहीं देंगे तो ठीक है, मैं ये शादी नहीं करूँगा, लेकिन तो फिर इतना भी तय है कि मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा। राहुल ने रूखे शब्दों में कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। आज ऑफिस में भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी नज़रें बार बार छोटी उर्फ अर्पिता के ऊपर जा रही थी। अर्पिता की बहन के साथ जो हादसा हुआ था उसमें उसका क्या कसूर था? वो लोग तो आज भी सजा भुगत रहे हैं। कोई ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि जो मासूम लड़की इन हादसों से गुजरी है उसके दिल पर क्या बीती होगी? उसके जख्मों पर मरहम रखने की जगह सब लोग नमक मिर्च क्यों छिड़कते हैं? और तो और उस परिवार के सभी बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया है इन समाज वालों ने। यह लड़कियां हैं तो इनसे कोई शादी नहीं करना चाहता है और उस परिवार के लड़कों को बार बार ताने मारे जाते हैं कि तुम्हारे बाप ने ऐसा किया, आखिर ऐसा क्यों? ये सारी बात सोच सोचकर ऑफिस में काम करने में बहुत राहुल का दिल नहीं लग रहा था। किसी तरह उसने दिन गुजारा और अपना काम खत्म किया। आज तो घर जाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन घर तो जाना ही था। इसीलिए हार कर राहुल घर गया। अपने बेटे का उदास और उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ सब समझ गई। उस रात उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में लेटा अर्पिता के बारे में सोच रहा था। तभी उसके कमरे में आहट हुई। उसने देखा उसके माँ पापा जी उसके कमरे में खड़े थे। उन दोनों को अपने कमरे में देखकर राहुल उठकर बैठ गया। हमने शादी के लिए मना क्या कर दिया? तुम तो बिल्कुल देवदास ही बन गए। कभी तुमने हमारे नज़रिए से देखा है कि उस परिवार में तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी बहन से कौन शादी करेगा? सभी लोग हमारे खानदान पर उंगली उठाएंगे। राहुल के पापा जी ने उसके पास बैठते हुए कहा। अपने पापा की बात सुनकर राहुल खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा। देखो बेटे, एक बार जिस खानदान और जिस लड़की पर दाग लग जाता है उससे कोई रिश्ता नहीं करना चाहता है। तुम बेकार जिद क्यों कर रहे हो? हम समाज वालों को क्या जवाब देंगे? इस बार माँ ने समझाने की कोशिश की। और आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ।
राहुल ने रूखे स्वर में बात को टालते हुए कहा, लेकिन इसके साथ तुमने यह भी कहा है बेटा कि मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा। ऐसा भी कहीं होता है? उसकी माँ ने एक बार फिर उसे समझाते हुए कहा। इस बार राहुल का सब्र जवाब दे गया था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अर्पिता की बहन के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी? अरे आप लोग जरा एक बात सोचिए कि उस पर क्या बीती होगी। जब उसके जन्म देने वाले पिता ही हैवान बन गए होंगे, क्या लोगों को उस लड़की पर और उस परिवार पर दया नहीं आती? समाज को तो उस माँ की पीठ ठोकनी चाहिए जिसने अन्याय का विरोध किया, दोषी को दंड दिया। लेकिन नहीं, समाज वालों ने तो उन लोगों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और तो और अर्पिता को किस बात की सज़ा मिल रही है जो आप लोग उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते? उसमें उसकी क्या गलती है? इतना कहते कहते राहुल क्रोध से तमतमा उठा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को नियंत्रित करते हुए अपना चेहरा दूसरे ओर घुमा दिया। अपने बेटे की बात सुनकर पल भर के लिए उसके माता पिता सोच में डूब गए और इसके साथ ही उन दोनों के मन में इस बात की भी चिंता हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटा घर छोड़कर ही चला जाए। तब वे क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए उस कमरे में एक खामोशी सी छा गई। कुछ पल के बाद राहुल के पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ बेटे, लेकिन क्या करूँ? मुझे भी समाज में ही रहना है। वैसे अगर तुमने उस लड़की से शादी करने की ठान ही ली है तो ठीक है। अपने पिता की बात सुनकर राहुल चौंक गया। उसने उनकी ओर देखते हुए कहा, तो क्या आप लोग अर्पिता को बहू बनाने के लिए तैयार हैं? तुम्हारी खुशी के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हमारी भी कुछ शर्तें माननी होगी। राहुल के पिता ने गंभीर होते हुए कहा। शर्तें? कैसी शर्तें? राहुल ने हैरान होते हुए अपने पिता की ओर देखा। जैसे कि उन लोगों को किसी दूसरी जगह आकर शादी नहीं करनी होगी। हमारे किसी रिश्तेदार या जान पहचान वालों को उनका असली परिचय नहीं पता चलना चाहिए। राहुल के पिता ने गंभीर होकर कहा, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। पापा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल के चेहरे पर परेशानी छलकने लगी थी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस लड़की की माँ से कहो वह हमसे आकर मिले और फिर ये शादी हम किसी दूसरे शहर में जाकर करेंगे, ताकि गिने चुने दूर के रिश्तेदार ही इस शादी में शामिल हो सके और हमारे रिश्तेदारों को इनके बारे में कुछ पता नहीं चले। राहुल के पिता ने सख्ती से अपना आदेश सुना दिया और फिर कमरे से बाहर चले गए। पल भर के लिए तो राहुल हतप्रभ रह गया, लेकिन अगले ही पल उसे इस बात की तसल्ली थी कि चलो कम से कम उसके बाबूजी शादी के लिए मान तो गए, बाद की बाद में देखी जाएगी। उसने कमरे की लाइट ऑफ की और सोने की कोशिश करने लगा। वो सोच रहा था कि अब जितनी जल्दी हो सके मुझे अर्पिता के घर वालों से मिलकर बात करनी होगी। अब उसे इस बात की भी फिक्र हो रही थी कि अगर अर्पिता के घर वाले दूसरी जगह जाकर शादी के लिए राजी नहीं हुए। निक्की कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद अपने ऑफिस की ओर जाने लगी, जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती थी।
वह आज दिन भर गौतम को अनदेखा करती रही थी। गौतम उसके अनदेखा करने की वजह समझ रहा था, इसीलिए वह बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ निकिता, प्लीज़, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। गौतम ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकते हुए कहा। देखो गौतम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और फिर कल जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, निक्की ने गुस्सा होते हुए कहा। पहले तुम मेरी बात तो सुनो, उसके बाद तुम मुझे जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है। गौतम ने याचना भरे शब्दों में निक्की को रोकने की कोशिश की। सज़ा? मैं कौन होती हूँ किसी को सज़ा देने वाली? मैं तो खुद ही आज तक सज़ा भुगत रही हूँ। देखो गौतम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर निक्की तेज कदमों से आगे बढ़ गई। उन दोनों की नोकझोंक सुनकर सड़क चलते लोग घूर कर देख रहे थे, इसीलिए गौतम ने बात आगे नहीं बढ़ाई। वो बड़ी लाचारी भरी नज़रों से उसे जाता हुआ देखता रहा। अपने घर वालों की ओर से शादी की मंजूरी मिल जाने के कारण राहुल बहुत खुश था। बड़ी बेसब्री से वो आज लंच टाइम का वेट कर रहा था। क्या बात है राहुल, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। कल क्या हो गया था? कल सारा दिन तुमने एक बार भी बात नहीं की, खाना भी नहीं खाया था। छोटी ने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहा। उसकी बात सुनकर राहुल ने पल भर के लिए उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, कल क्या हुआ था इस बात को छोड़ो, आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि मेरे माँ बाबूजी शादी के लिए मान गए हैं। राहुल की बात सुनकर छोटी के चेहरे पर रौनक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने चिंतित होकर पूछा, लेकिन तुमने मेरे परिवार वालों की सारी सच्चाई तो बता दी थी ना? हाँ, मैंने पापा जी को सारी बात बता दी थी। पहले तो उन लोगों को ऐतराज हुआ, लेकिन फिर मेरी खुशी के लिए वे लोग खुशी खुशी मान गए। परंतु मेरे पिताजी की एक छोटी सी शर्त है। राहुल ने छोटी की ओर देखते हुए थोड़े संकोच के साथ कहा। शर्त की बात सुनकर छोटी भी चौंक गई और सवालिया नज़रों से राहुल की ओर देखने लगी। उसे अपनी ओर इस तरह देखता हुआ पाकर राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, घबराओ मत। मेरे बाबूजी ने सिर्फ इतना कहा है कि हमारी शादी इस शहर में नहीं होकर कहीं दूसरी जगह पर जाकर होगी, ताकि किसी को कुछ कहने सुनने का मौका नहीं मिले। उसकी बात सुनकर छोटी ने उदास होकर कहा, बात चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई तो यही है ना, कि हमारी पहचान के साथ वे शादी नहीं कर सकते। अब इस बात को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है अर्पिता, हमें तो खुश होना चाहिए। और चलो, आज ऑफिस के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा। राहुल की खुशी देखते हुए छोटी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने इतना कहा, क्यों, मेरे घर क्यों जाना चाहते हो? तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, पागल। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ और दीदी से बात नहीं करूँगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा? तुम तो उन्हें बताने से रही। राहुल ने बड़े प्यार से हंसते हुए छोटी का गाल थपथपा कर कहा। उसकी बात सुनकर छोटी ने कुछ नहीं कहा, वह सिर झुकाकर मुस्कुराने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अचानक से जब उसकी माँ और दीदी को इस बात का पता लगेगा तो वह क्या सोचेगी। छोटी जब राहुल के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर के सामने उतरी तो आसपास के लोग उसे ऐसे घूर देख रहे थे मानो कोई अजूबा देख लिया हो। हर बार की तरह विक्की आज भी सड़क के किनारे आवारा लड़कों के साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा था। उसने एक उड़ती नज़र छोटी और राहुल पर डाली और जोर से सुनाता हुआ बोला, अरे अब किस मुर्गे को फंसाया है इन लोगों ने? बेचारा, उसे मालूम ही नहीं है कि कहाँ फंसने जा रहा है। उसकी बात को अनसुना करते हुए
राहुल आगे बढ़ गया। विमला जी इस वक्त दुकान में ही बैठी हुई थी। उसने जब छोटी को किसी लड़के के साथ आते देखा तो उसका माथा ठनक गया। अपनी माँ को दुकान पर देख छोटी राहुल को लेकर वहीं चली गई। इससे पहले कि वह दोनों कुछ कहते, विमला जी ने कड़े शब्दों में पूछा, क्यों री छोटी, तेरे साथ ये लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले कि छोटी कुछ बोलती, राहुल ने आगे बढ़कर विमला जी को प्रणाम किया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जी मेरा नाम राहुल खुराना है। मैं अर्पिता के साथ ही उसी ऑफिस में जॉब करता हूँ। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम मेरी बेटी के साथ यहाँ क्यों आए हो? विमला जी ने राहुल को घूरते हुए पूछा। जी मेरा ख्याल है हमें घर पर चलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दुकान पर काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं, जो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। राहुल ने थोड़ा परेशान होकर कहा, क्योंकि उसने देखा विक्की भी अपने आवारा साथियों के साथ आसपास मंडराने लगा था। उसकी बात सुनकर और विक्की को आसपास मंडराते देखकर विमला जी ने भी मन ही मन सोचा कि यह लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। जो भी बात है हमें घर चलकर करनी चाहिए। ठीक है छोटी, तुम इन्हें लेकर घर चलो, मैं दुकान पर बिल्लू को बिठा कर आती हूँ, विमला जी ने कहा और वे अपने बेटे बिल्लू को ढूंढने लगी। अपने बेटे को दुकान पर बैठाकर जब विमला जी घर पहुँची तो उसने राहुल को अपने घर में चारों ओर घूमता हुआ पाया। उसने धीरे से खासकर अपने आने की आहट दी और फिर राहुल से बोली, हाँ अब कहो तुम क्या कहना चाहती हो? जी अपना परिचय तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। फिलहाल तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अर्पिता को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। राहुल ने लगभग एक सांस में ही अपनी पूरी बात कह डाली। पल भर के लिए तो विमला जी उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने अपनी बेटी को घूर कर देखा, फिर राहुल से कहा, लेकिन बेटा हमारे परिवार की सच्चाई जानकर शायद तुम्हारे माता पिता शादी के लिए राजी ना हो। आप उस बात की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने अपने माँ बाबूजी को सारी बात बता दी है। वो लोग सब कुछ जानते हुए भी शादी के लिए तैयार है, लेकिन बस उन लोगों की एक छोटी सी प्रार्थना है कि ये शादी इस शहर में ना होकर हम किसी दूसरी जगह जाकर करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लोग इस शादी को तोड़ने का प्रयास करें। राहुल ने झिझकते हुए विमला जी से सारी बात कह डाली। उसकी बात सुनकर विमला जी भी सोच में डूब गई। उसने सोचा यह लड़का बिल्कुल पते की बात कह रहा है, या वैसे ही सारे के सारे दुश्मन भरे हुए हैं। उस पर विक्की और उसकी माँ तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं। विमला जी को इस तरह खामोश देखकर राहुल ने उन्हें टोकते हुए पूछा, क्या बात है, आप चुपचाप क्यों हो गई? क्या आपको यह रिश्ता मंजूर नहीं है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे कहे पर विचार कर रही थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, विमला जी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। उनकी बात सुनकर राहुल के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जल्दी से कहा, तो फिर ठीक है आंटी, आप किसी दिन हमारे घर आकर मेरे बाबूजी से मिलकर बात कर लीजिए और शादी की तारीख पक्की कर लीजिए। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं आंटी जी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें शादी में कोई दहेज नहीं चाहिए। बस आप तो मुझे सिर्फ अर्पिता का हाथ दे दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर राहुल ने विमला जी के पैर छू लिए। ना जाने क्यों विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह अचानक से उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। तो फिर ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। इसी रविवार को आप और निकिता दीदी हमारे घर आकर बात कर लीजिए प्लीज़। इतना कहकर राहुल चला गया और विमला जी आश्चर्यचकित खड़ी उसे जाता देखती रही। थोड़ी देर के बाद निक्की भी घर आ चुकी थी। उसने जब अपनी माँ को सोच में डूबा हुआ देखा तो परेशान हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या नई मुसीबत हो गई। लेकिन यह क्या, जैसे ही निक्की के ऊपर विमला जी की नज़र पड़ी
तो उनका चेहरा खुशी से खिल गया। आ गई निक्की, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। विमला जी ने पानी का गिलास उसके हाथों में थमाते हुए कहा। क्या बात है माँ, तुम इतनी खुश दिखाई दे रही हो? क्या बात है? निक्की ने पानी पीते हुए कहा। बताती हूँ, इतना कहकर विमला जी ने अपनी बेटी को सारी बात बता दी। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी खबर लेती हूँ छोटी की। क्यों री, इतने दिनों से तूने यह बात छुपा कर रखी थी? कब से चल रहा था ये? निक्की ने नकली गुस्सा दिखाते हुए छोटी से कहा। उसकी बात सुनकर छोटी ने सर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। निक्की आगे बढ़ी और अपनी बहन को गले लगाते हुए बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम तुझे तो तेरी खुशियाँ मिली। विमला जी भी बहुत खुश थी। उनकी आंखों में भी अपनी बेटी के ब्याह के सपने तैरने लगे थे। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम उनकी एक बेटी का तो घर बसा। तब तक छोटी अपनी बहन के लिए चाय बनाकर ले आई थी। निक्की ने चाय का कप हाथों में लेते हुए कहा, देखो माँ, अब हमें इस मामले में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसी रविवार को हम राहुल के घर जाते हैं और सारी बात पक्की करके आ जाते हैं। विमला जी ने भी उसकी बातों से सहमत होते हुए कहा, तो बिल्कुल ठीक कहती है। आज तो शुक्रवार हो ही गया है, कल शनिवार है। तुम कुछ फल और मिठाइयाँ लेती आना। रविवार को सुबह ही हम उनके घर चलेंगे। छोटी और राहुल दोनों को रविवार का इंतजार था, जब दोनों के परिवार वाले मिलकर उनकी शादी की तारीख पक्की करते। शनिवार को ही निक्की ने राहुल के घर जाने के लिए फल और मिठाइयाँ के साथ कुछ शगुन का इंतजाम कर लिया था। निक्की इस बात को अच्छी तरह जान रही थी कि अगर घर से वे लोग फल और मिठाइयाँ की टोकरी के साथ निकले तो विक्की को भी इस बात की शंका होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहीं वे लोग हमारा पीछा ना करें। इसीलिए उसने इन सारे सामान को पैक करवा कर फल वाले की दुकान पर ही रखवा दिया था और फिर रविवार को 9 बजे के लगभग निक्की अपनी माँ के साथ राहुल के घर जाने के लिए निकल पड़ी। राहुल अपने घर के बाहर खड़ा उन लोगों का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने निक्की और उसकी माँ को आते देखा तो उसने आगे बढ़कर सम्मान सहित उन्हें अपने घर ले गया। राहुल के घर वाले भी मध्यम वर्गीय लोग ही थे। घर छोटा था लेकिन उनका अपना था। राहुल के माँ बाबूजी ने भी उन दोनों का खुले दिल से स्वागत किया। उन सबों का व्यवहार देखकर विमला जी की आंखें भर आई और वह रो पड़ी। उनकी भावनाओं को समझते हुए राहुल की माँ बाबूजी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप रो क्यों रही हैं बहन जी? जो होना था वह हो गया। हमें यह रिश्ता खुशी खुशी मंजूर है। लेकिन जैसा कि मेरे बेटे ने आपको बता ही दिया होगा कि हम किसी दूसरे शहर में जाकर बिल्कुल साधारण ढंग से ये शादी करेंगे ताकि इस शादी में कोई विघ्न ना उत्पन्न हो। इस तरह अगले महीने की 20 जनवरी को उन्होंने विवाह का दिन निश्चित कर लिया। छोटी की शादी के बारे में जानकर राम दुलारी दादी भी बहुत खुश थी। राम दुलारी दादी अब बहुत बूढ़ी हो चली थी और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके सुख दुख की सच्ची साथी थी वो। राहुल के घर वालों ने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को घर से खाली हाथ कैसे विदा करते। थोड़े गहने कपड़े तो जरूरी थे। विमला जी और राम दुलारी दादी ने अपने कान के पुराने कुंडल बदलवा कर छोटी के लिए कान के झुमके और राहुल के लिए एक अंगूठी बनवा दिए। दोनों बच्चों के लिए शादी के जोड़े और कुछ कपड़ों का इंतजाम किया। शादी से 2 दिन पहले गुपचुप तरीके से वे लोग दूसरे शहर के लिए निकल गए। छोटी के बाद के चारों भाइयों को निक्की ने शहर के एक सरकारी स्कूल और हॉस्टल में डलवा दिया था। वह वहीं रहते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। विमला जी के साथ बाकी के 5 बेटे रह रहे थे और यही पास के स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। मैट्रिक के बाद निक्की ने उन सबको भी हॉस्टल में देने का सोचा था। विमला जी ने राम दुलारी जी के साथ अपने बाकी के बच्चों को पहले ही स्टेशन भिजवा दिया था।
ताकि एक साथ घर से निकलने पर किसी को शक ना हो। इस तरह से वे लोग छोटी की शादी के लिए दूसरे शहर चले गए, जहाँ पहले से ही राहुल ने एक धर्मशाला में उन सबों के रहने का इंतजाम कर रखा था। बाकी की व्यवस्था वहाँ पहुँचने पर हो गई थी और इस तरह वहाँ के लक्ष्मी नारायण मंदिर में छोटी और राहुल की शादी हो गई। विमला जी ने विदाई भी वहीं से कर दी। बेटी को विदा करते वक्त उनका कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी अब अपने घर में इज्जत के साथ रहेगी, जहाँ किसी का डर नहीं रहेगा। और इस तरह छोटी का विवाह संपन्न हुआ। विमला जी और राम दुलारी जी सोच रही थी कि काश ऐसा ही कोई भला परिवार और समझदार लड़का हमारी निक्की के लिए भी मिल जाता, ताकि उस दुर्भाग्यशाली के जीवन में भी खुशियाँ लौट आती। उधर राहुल के माँ पापा जी ने शादी के बाद अपने कुछ एक रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें शादी की दावत दे दी। सारे रिश्तेदारों के ऐतराज करने पर और नाराजगी जाहिर करने पर राहुल की माँ ने कहा, आप लोग हमें इस बात के लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन लड़की के पिता नहीं है। और फिर राहुल जल्द से जल्द ये शादी करना चाह रहा था, इसीलिए हम किसी को भी खबर नहीं कर सके। वैसे भी लोगों को इस बात से क्या मतलब था। किसी ने कुछ कुरेदने की कोशिश भी की तो राहुल के माँ पापा ने बड़ी होशियारी से बात को टाल दिया। इस तरह दोनों परिवारों की इज्जत भी रह गई और दोनों बच्चों का प्यार भी सलामत रह गया। इधर बस्ती वालों ने जब सारे परिवार को गायब देखा तो खास तौर से विक्की और उसकी माँ के कान खड़े हो गए। उन लोगों ने इधर उधर से पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और फिर जब एक दिन उन लोगों ने फिर से विमला जी को सपरिवार वापस लौटे देखा और साथ में निक्की को भी देखा तो बात को गंभीरता से नहीं लिया। सोचा यूं ही कहीं घूमने गए होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आस पड़ोस और सबको पता चला कि छोटी की शादी हो गई, लेकिन कब और कहाँ हुई ये विमला जी और राम दुलारी जी ने किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि उन दोनों ने बच्चों को भी सख्त ताकीद कर दी थी कि कुछ नहीं बताना है। वैसे भी बच्चों को तो सचमुच मालूम नहीं था कि शादी किस लड़के से हुई है और शादी के बाद उनकी बहन कहाँ गई है, इसीलिए फिक्र वाली कोई बात नहीं थी। विमला जी के दिन अब सुधर रहे थे। शहर में पढ़ने वाले चारों बच्चे पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। बड़े बेटे ने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर लिया था, उसे छोटे वाला भी अगले साल पूरा करने वाला था। कुल मिलाकर एक साल के अंतराल पर उसके सारे बच्चे अपनी पढ़ाई धीरे धीरे ख़त्म करने वाले थे। इधर निक्की ने भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसे भी अपने ही शहर के एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लगी। दूसरी ओर गौतम ने आज भी हिम्मत नहीं हारी थी। वह सचमुच निक्की को दिल से प्यार करता था। उसके बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद भी उसका प्यार कम नहीं हुआ था। निक्की हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही थी। रास्ते में उसने गौतम को अपनी कार से पीछा करते हुए देख लिया था, लेकिन वह उसे अनदेखा करते हुए चली जा रही थी। एक जगह सड़क सुनसान देखकर गौतम ने अपनी कार रोकी और निक्की के आगे आकर खड़ा हो गया। निकिता, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, गौतम ने निक्की का रास्ता रोकते हुए कहा। उसकी इस हरकत से बौखलाकर निक्की ने गुस्से से कहा, मेरा पीछा करना बंद करो गौतम। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निकिता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस हाँ कह दो। गौतम ने निक्की का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। उसकी आंखों में निक्की के लिए प्यार स्पष्ट दिख रहा था। पल भर के लिए तो निक्की का मन पिघलने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे गौतम के
मम्मी पापा की बात याद आई। उसने गौतम के हाथों से अपना हाथ खींच लिया और कहा, देखो गौतम, अब तो तुम्हारे घर वाले और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है। क्यों मुझ जैसी लड़की से शादी करके तुम अपने कुल का सर्वनाश करना चाहते हो? और वैसे भी मेरे मन में प्यार जैसी चीज के लिए अब कोई जगह नहीं बाकी है। मैं पल पल हजार मौतें मरते हुए भी जी रही हूँ, क्योंकि मेरे पीछे मेरा एक पूरा परिवार है जो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर आश्रित है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी जिस माँ ने मेरे लिए अपने पति को जान से मार डाला, इतने साल जेल में बिताए, मैं उसे अकेले कभी नहीं छोड़ सकती। प्लीज़ गौतम, तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। निक्की ने गौतम से विनती करते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि गौतम उससे सच्चा प्यार करता है, तभी तो उसके बारे में सारी बातें मालूम होने पर भी उसने अपना मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन मैं खुद अपने दिल का क्या करूं, जिसमें किसी के लिए कोई भावना ही नहीं है। मैं किसी भी लड़के को शादी के बाद पत्नी का पूरा सुख नहीं दे सकती हूँ। निक्की के दिलो दिमाग में हजारों सवाल बिच्छू की तरह डंक मार रहे थे। उसने गौतम से अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से आगे बढ़ गई। गौतम उसे जाता हुआ देखता रहा। उसने पीछे से आवाज देकर कहा, मैं तुम्हारा हॉस्पिटल से लौटने का इंतजार करूंगा और यहीं खड़ा रहूंगा। अपने दिल की बात किए बिना आज मैं घर नहीं लौटूंगा। उसकी बात सुनकर एक बार के लिए निक्की के कदम रुक गए, लेकिन फिर उसने उसे अनसुना करते हुए अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए। निक्की जा चुकी थी, लेकिन गौतम इस वक्त भी वहीं खड़ा हुआ था। हॉस्पिटल जाते हुए निक्की के पैर मानो मन भर के हो रहे थे। वो जानती थी कि इस रिश्ते से कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय दुख, तकलीफ और घुटन के। अस्पताल में प्रैक्टिस करने में भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसे मालूम था कि गौतम वादे का पक्का है, वह वापसी में फिर मिलेगा। बहुत ज़्यादा सोचने के कारणों से उसके सर में दर्द होने लगा था। उसने सर दर्द की दवा खाई और कैंटीन में जाकर आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गई। इस तरह धीरे धीरे दिन बीत गया और हॉस्पिटल का टाइम ख़त्म हो गया। वह घर लौट रही थी। उसने दूर से ही देख लिया कि गौतम इस वक्त भी वही अपनी कार के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। उसने उसे अपना इंतजार करते देखा तो वह उस रास्ते को छोड़कर दूसरी एक पतली गली पकड़ ली जो आगे जाकर उस सड़क से ही मिलती थी। गौतम ने जैसे उसे रास्ता बदलते देखा, वह तेजी से आगे बढ़ा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम मुझे इतना क्यों तड़पा रही हो निकिता? आखिर मेरा क्या कसूर है? गौतम के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए थे। देखो गौतम, मैंने तुम्हें सुबह ही सारी बात बता दी थी। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाने को देर हो रही है। निक्की ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाते हुए कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ कहीं बैठकर बातें कर लो। देखो यहाँ लोग हमें ही घूर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, गौतम ने निक्की से कहा। निक्की ने देखा सचमुच आसपास के लोग उसे ही घूर रहे थे। हार कर उसने एक ठंडी सांस ली और गौतम से कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो आज के बाद मुझसे शादी के टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करोगे। इतना कहकर निक्की चुपचाप गौतम के साथ चल दी। आगे थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा कैफे था। वे दोनों वहीं जाकर बैठ गए और कॉफ़ी का ऑर्डर किया। अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो? निक्की ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। गौतम बड़ी खामोशी से पल पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कातरता साफ नजर आ रही थी। निक्की उसकी नज़रों की ताब नहीं सह सकी। उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसके मन की बात समझते हुए निक्की ने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, देखो गौतम, मेरा साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मैं तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दे सकूंगी। सब बाद की बातें हैं निकिता, तुम सिर्फ हाँ कह दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गौतम के मन में एक आशा सी जगी।
अच्छी बात है। तो तुम क्या सुनना चाहते हो? यही ना कि क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो सुनो, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा यह प्यार किसी प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार नहीं है। मैं तुम्हें एक सच्चे दोस्त की हैसियत से प्यार करती हूँ। निक्की के सजल नयन से गौतम को देखते हुए कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ ना। मैंने तो अपने मम्मी पापा को भी तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजा था, लेकिन खैर छोड़ो, वहाँ जो हुआ सो हुआ। मैं ठान चुका हूँ कि तुमसे ही शादी करूँगा। गौतम ने लगभग एक सांस में ही अपनी बात खत्म कर दी। उसकी बात सुनकर निक्की कुछ पल खामोश रही। वो समझ गई कि गौतम ऐसे नहीं मानने वाला है। उसने एक बार उसे गहरी नज़र से देखा और कहा, तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरे खानदान से रिश्ता जोड़ने से और मेरे साथ तुम्हारी शादी से साफ मना कर दिया है। उन्होंने मना किया है ना, मैंने तो नहीं। मैंने भी उनसे स्पष्ट कह दिया है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, चाहे मुझे घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। इतना कहते कहते गौतम लगभग हाँफने लगा था। जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस लायक बनाया, क्या उनका तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं जो तुम एक लड़की के लिए रिश्ता तोड़ रहे हो? निक्की ने एक व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा। इसके बाद वह अचानक से बहुत गंभीर हो गई। वो गौतम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, गौतम, मैं एक बहुत गरीब घराने की एक साधारण सी लड़की हूँ। गौतम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन निक्की ने इशारों से चुप करा दिया। जानते हो, जब मैं बहुत छोटी थी, प्यार मोहब्बत फिजिकल रिलेशनशिप इन सब के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने ठीक से होश भी नहीं संभाला था। तब से अपने पिता को अपनी माँ के साथ रोज बलात्कार करते देखा था। वह प्यार तो नहीं था, सिर्फ शोषण था। उसके बाद मेरे पिता कहलाने वाले उस इंसान ने अपनी इंसानियत खो दी और हैवान बनकर दरिंदगी की हद पार कर दी। उसने एक नारी शरीर की चाह में अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। इतना कहकर निक्की रुक गई। शायद वह अपने अतीत के उन नारकीय लम्हों को जी रही थी। उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। उसकी बातें सुनकर गौतम की भी रूह कांप गई थी। उसने निक्की को सांत्वना देने के लिए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कसकर पकड़ लिया था। निक्की की आंखों में आंसू आ गए और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ ने मेरे पिता का खून कर दिया और उसकी हत्या के इल्जाम में खुद जेल चली गई। मुझे और मेरे इतने बड़े परिवार को हमारी रामदुलारी दादी ने संभाला। तुम सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हो कि मेरे लिए वे कुछ साल कितने डरावने थे। लोगों की तरह तरह की फब्तियाँ सुनी और न जाने कितने और दरिंदों की आंखों में वासना के लाल डोरे तैरते हुए देखे। आज उस बात को भले ही सालों गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं वह लम्हा भूल नहीं पाती हूँ। रातों में जब मैं सोती हूँ तो अक्सर सपने में वही सब देखकर चीख उठती हूँ। सच कहूँ तो मेरे लिए एक पति पत्नी के बीच होने वाले प्यार का रूप अब सिर्फ और सिर्फ नर्क का अनुभव कराता है। इसीलिए अब किसी से प्यार नहीं कर सकती, किसी को पत्नी का सुख नहीं दे सकती। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुमसे बातें करके, तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ घर बसाने के सपने कभी नहीं देखे। तुम कल भी मेरे अच्छे दोस्त थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे। लेकिन प्लीज़ मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर निक्की फूट फूट कर रो पड़ी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर गौतम को भी बहुत दुख हो रहा था। उसने निक्की के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा निकिता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। तुम बस शादी के लिए हाँ कह दो। उसकी बात सुनकर निक्की ने अपने आंसू पोंछे और एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम पर तुम्हारे माता पिता का भी हक बनता है गौतम। उनके भी कुछ सपने हैं। अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो अपने मम्मी पापा की बात मान लो।
तुम्हारे साथ मेरा यह दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूँगी, अपना सुख दुख तुमसे बांटती भी रहूँगी, लेकिन तुम मेरी आखिरी विनती मान लो और मुझ में अपनी प्रेयसी ढूंढना बंद कर दो। लेकिन निकिता, गौतम के अंदर मानो कुछ टूट सा गया। दिल टूटने के दर्द से उसकी आंखें भर आई। दुख तो निक्की को भी बहुत हो रहा था, लेकिन गौतम के लिए। गौतम दर्द भरी नज़रों से उसे देख रहा था। अपनी बात कहकर निक्की वहाँ से उठी और गौतम से बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गौतम, लेकिन एक दोस्त होने के नाते इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे पाऊँगी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और हाँ, यदि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो अपने परिवार वालों की पसंद की लड़की से शादी कर लो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी और तुम्हारे लिए तुम्हारे पास हर वक्त खड़ी रहूँगी। उसकी बात सुनकर गौतम रो पड़ा। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊँगा निकिता, तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि तुम मेरे इकलौते सच्चे दोस्त हो। तुम्हें भुलाकर मैं कहाँ जाऊँगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, लेकिन अब तुम जब मुझसे मिलना हो तो अपनी शादी का कार्ड लेकर ही मिलना, मैं इंतज़ार करूँगी। इतना कहकर निक्की उठी और गौतम को उसी हालत में छोड़कर अपने घर की ओर चल दी। उसका मन अब बहुत शांत हो चुका था। उसे बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसने सारी सच्चाई गौतम को अच्छी तरह समझा दी थी। निक्की इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि उसके दामन में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। जब वो खुद खून के आंसू रोती है, ऐसे में भला वो किसी को कोई सुख कैसे दे सकती है। दूसरी ओर गौतम काफ़ी देर तक उसी तरह बैठा रहा। फिर उसने होटल का बिल पे किया और बड़ी खामोशी के साथ अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे थे। दोनों की राहें अलग हो चुकी थी। गौतम जब अपने घर पहुंचा, उसने अपने बंगले के आगे कई गाड़ियां खड़ी देखी। उसने देखा बंगले के गार्डन में उसने ढेर सारे लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। न जाने क्यों एक बुरी आशंका से उसका दिल कांप उठा, क्योंकि आज सुबह ही वो अपने मम्मी पापा से निकिता के साथ अपने रिश्ते की बात को लेकर अच्छी खासी बहस के बाद घर छोड़कर चला गया था। उसकी बात सुनकर गौतम की मां माधुरी ने आत्महत्या कर लेने की धमकी दी थी, जिसे अनसुना करके गौतम घर से निकल गया था। न जाने क्यों गौतम के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसने एक झटके से अपनी गाड़ी खड़ी की और बंगले के अंदर चला गया। अब आगे क्या होगा? क्या गौतम का डर सही साबित होगा या फिर कोई और बात होगी? पायल के बारे में भी अगले भाग में जानेंगे। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलेंगे कहानी के अंतिम भाग में। धन्यवाद दोस्तों।